अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 बनाएंगे। जो बोर्ड पर हम लिख चुके हैं, क्वेश्चन सारा लिख चुके हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे बनाने में, वीडियो लंबा नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देख लीजिए, दिया है हम लोग को चेक करने के लिए कौन सा समुच्चय, ये जो दिया है सारा समुच्चय, ये कौन सा समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय है। हम लोग को ये चेक करना है इसमें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दिया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या जो होती है वो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का एक भी अवयव हमको प्राप्त नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह रिक्त समुच्चय है। यानी कि इसके बराबर में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, समुच्चय के बराबर में खाली कोष्ठक, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं मिलेगा, और यहाँ पर लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। फिर उसके बाद हम लोग को अगला क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हम लोग जानते हैं सम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वो संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो केवल एक संख्या मिलती है और वो संख्या होती है 2। तो यहाँ पर एक अवयव प्राप्त हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम यदि समुच्चय बनाना चाहेंगे तो हमको एक अवयव मिल जाएगा। ये खाली नहीं है, इसमें एक अवयव हो गया है, इसलिए यह लिख देंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये रिक्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग को दिया है x एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन 5 है और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7 है। यानी कि इस x के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर जो हम x का वैल्यू अंक में जो रखेंगे वो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 से छोटा कोई भी अंक लेंगे, जैसे मान लीजिए 4, तो वो 7 से बड़ा नहीं होगा, या 7 से बड़ा हम अंक ले रहे हैं 8, तो वो 5 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब कि इसमें भी कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। कोई ऐसा अंक ही नहीं है जो एक साथ 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई अंक नहीं है। इसलिए हम इसमें हम लोग खाली कोष्ठक लिख देंगे। तो इक्वल टू में यहाँ पर भी हम लोग को मिलेगा खाली कोष्ठक ही, तो लिख देंगे कि यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि y such that y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। पहले आप ध्यान दीजिए, ये है समांतर रेखा, ये समांतर रेखा है, इस पर का बिंदु और इस पर का बिंदु यदि दोनों पर का बिंदु समान होगा तो हम लोग कहते हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि समांतर रेखा जो है वो जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पर जिस बिंदु पर वो काटती है यानी कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं कि इस रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। लेकिन यहाँ पर ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा कहीं कटती नहीं है एक दूसरे को, तो हम लोग कहेंगे कि इन समांतर रेखा का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। यानी कि इस पर का बिंदु इस पर नहीं होगा और इसका बिंदु इस पर नहीं होगा। इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, खाली कोष्ठक, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु को कोई प्राप्त नहीं होगा, तो लिख देंगे कि यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। आरंभ हम लोग लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि ये हम लोग देख रहे हैं कि इनके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल है ये। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है होता है वो परिमित होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यह समुच्चय परिमित है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिएगा कि यह समुच्चय परिमित समुच्चय है। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये 2, 3 के बाद डॉट है, तो आप लोग देख के पहचान जाएंगे, तो लिखेंगे यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अनगिनत अवयव है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इस समुच्चय में देखिए हम लोग काउंट कर लेंगे, क्योंकि 1 से 100 तक लिखा गया है। 100 के बाद ऐसा डॉट का चिन्ह नहीं है, बीच में इसलिए दिया जाता है कि 1 से 100 तक लिखने में ज्यादा जगह लगता है। इसलिए हम लोग यदि बराबर अंतराल में यदि कोई अंक लिखते हैं तो डॉट बीच में हम लोग कर देते हैं। तो ये जो होगा वो परिमित समुच्चय हो जाएगा।
यह परिमित समुच्चय है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे यह परिमित समुच्चय है। फिर उसके बाद क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा धन पूर्णांक में हम लोग जानते हैं कि 101 से होता है। यहाँ पर यदि हम समुच्चय बनाएंगे तो हमको मिलेगा 101, 102, 103, ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 101, 102, 103 कहाँ तक लिखना था हम लोग को इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। इसका मतलब कि हमको 101 से अनंत तक जानी है, तो उस संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह अपरिमित समुच्चय है, यह अपरिमित समुच्चय है, यह अपरिमित समुच्चय है। हो गया। पांचवा क्वेश्चन है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है। 99 से छोटे में अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेकर के इसको बनाएंगे। हम लोग केवल पॉजिटिव है, यदि निगेटिव लेंगे तो ये भी अपरिमित हो जाएगा। लेकिन यदि केवल पॉजिटिव लेते हैं 99 से छोटा में, तो हम लोग जानते हैं कि 99 से छोटा यानी कि 1 से लेकर के 99 तक में जितने अभाज्य संख्या आएंगे उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यह परिमित समुच्चय है। लेकिन यदि इसमें आप लोग ऋणात्मक संख्या भी रखिएगा तो ये अपरिमित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 99 से छोटा में यदि हम लोग रखते हैं ऋणात्मक संख्या भी, यदि पूर्णांक तो ऋणात्मक होता ही है, इसमें पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक ऋणात्मक होता भी है। यदि पूर्णांक को इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो ये अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक माइनस में इंफिनिटी तक होता है। प्लस में तो हमको दिया है कि 99 तक ही लिखना है, 99 से छोटा तक। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव यहाँ पर जो हम आंसर लिखे हैं वो पॉजिटिव लेकर के लिखे हैं। यदि निगेटिव पर लिखना होगा तो हम लोग अपरिमित कर देंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग को चेक करना है कि ये परिमित और अपरिमित है कि नहीं। तो एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देख लीजिए एक अक्ष के समांतर रेखा ऐसे ही होती है जैसे एक अक्ष यही होता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक अक्ष के समांतर बहुत सी रेखाएं होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यह समुच्चय अपरिमित है, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हम लोग जानते हैं कितना होता है 26, यानी कि 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप लोग समुच्चय भी बना सकते हैं, ABC लिख के डॉट करके जेड कर सकते हैं आप लोग। और उसके नीचे लिखिएगा यह परिमित समुच्चय है, यह परिमित हो जाएगा, यह परिमित समुच्चय है। ठीक है। फिर उसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पर उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो हम लोग जानते हैं कि 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय यदि हम लोग बनाएंगे तो 5, 10, 15 ऐसे करके हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं दिया है कि कहां तक हमको लिखना है, इसलिए जैसे इस समुच्चय में हम लोग ऐसे इंफिनिटी कर देते हैं डॉट डॉट, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि यह अपरिमित समुच्चय है, नीचे लिख लीजिएगा। चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, हम लोग इसको लिख देंगे। चलिए फिर उसके बाद हम लोग मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समुच्चय हम लोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ लेते हैं, मूल बिंदु ये है मेरा 0, 0, मूल बिंदु से मान लीजिए एक वृत्त जा रहा है, जिसके मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। तो 2 इकाई वाला वृत्त कितना होगा, देखिए ऐसे वो भी वृत्त से जाएगा 3 इकाई वाला, 4 इकाई वाला, 5 इकाई वाला, फिर 6 इकाई वाला, ऐसे ये डॉट वृत्त बनेगा। यानी कि मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों की संख्या भी अपरिमित होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, ये हम लोग लिख देंगे। और यही हमारा आंसर होगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देख लेते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। 4 में हम लोग को चेक करना है कि इनमें से कौन सा समान समुच्चय है। 4 नंबर क्वेश्चन में समान समुच्चय के बारे में चेक करना है। तो समान समुच्चय का परिभाषा तो आप लोग को हम लिखवा चुके हैं, उसी पर आधारित हम लोग इसको बनाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि ए में 1, 2, 3, 4 और इसमें भी 1, 2, 3, 4 अवयवों की संख्या समान है। अब हम लोग देखेंगे कि अवयव ठीक ठीक है कि नहीं।
तो देखिए ए इसमें है, इसमें भी ए है, बी इसमें है, इसमें भी बी है, सी इसमें है, इसमें भी सी है, डी इसमें है, इसमें भी डी है। केवल क्रम का अंतर है, बाकी सारा अवयव दोनों में ठीक ठीक समान है। तो हम लोग जानते हैं कि समुच्चय में क्रम इधर उधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी समुच्चय को निरूपित करेगा। यानी कि ये समुच्चय भी इसी को निरूपित कर रहा है और ये भी इसको निरूपित कर रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग लिख देंगे ए इक्वल टू बी, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर होंगे, यानी समान समुच्चय होगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव बी में तथ्यतः है, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं a इक्वल टू बी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं a और b समान समुच्चय है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए 4, 8, 12, 16, तो 4 मिलाइए है, 8 मिलाइए है, 16 मिलाइए है, 12 इसमें नहीं है, देख रहे हैं आप लोग 12 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 12 एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि 12 ए में है लेकिन 12 बी में नहीं है, तो हम लोग दिखाएंगे कि 12 नॉट एलिमेंट ऑफ बी, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? अब चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। 2, 4, 6, 8, 10 दिया है। यहाँ पर समधन पूर्णांक बी नंबर जो हमारा समुच्चय है समधन पूर्णांक है और वो x लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि 10 तक है और 10 से छोटा भी है। तो इसका हम लोग पहले सारणीबद्ध कर लेते हैं b को। तो b को हम लोग सारणीबद्ध करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 मिलेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि सेम टू सेम दोनों है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू बी, या आप लोग a इक्वल टू बी लिखने से पहले ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि समुच्चय a और समुच्चय b के सभी अवयव संगत अवयव बराबर हैं, इसलिए a इक्वल टू बी, ये से भी हम लोग लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट एक संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग सारणीबद्ध कर लेते हैं पहले रोस्टर रूप में। तो 10, 20, 30 ऐसे डोनेट कर देंगे। हम लोग देख रहे हैं कि ये अपरिमित समुच्चय है और उसके बाद बी वाले समुच्चय के साथ इसकी तुलना करेंगे तो देखिए इसमें 10, 20 के अलावा 15 भी है, 25 भी है, इसमें 15 और 25 नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए a नॉट इक्वल टू बी, यानी कि a और b समान समुच्चय नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग वही चेक करना है कि समुच्चय a और b बराबर है कि नहीं, यानी कि समान समुच्चय है कि नहीं। तो पहले देखिए यहाँ पर a बराबर 2, 3 लिखा है और b बराबर लिखा है x² + 5x + 6 = 0। यह का एक हल है। तो एक हल का मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो x² + 5x + 6 = 0 हो जाएगा। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा x² + 2x + 3x + 6 = 0। तो हम लोग गमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 2 + 3 × x + 2 मिल जाएगा। हम लोग क्या प्राप्त हो रहा है, x + 2 × x + 3, और दोनों का यदि हम लोग बराबर 0 करके दोनों का यदि हम लोग निकाले हल तो हमको इससे मिलेगा -2 और इससे मिलेगा -3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -2 -3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि समुच्चय a और समुच्चय b बराबर नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू b, यानी कि a और b समान समुच्चय नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐसा आप लोग रोस्टर रूप में लिखे हैं दोनों का, F लिखेंगे, O लिखेंगे, L लिखेंगे, फिर O छोड़ देंगे, W लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको भी सारणीबद्ध कर लेंगे, O को W लिखेंगे, O लिखेंगे, L लिखेंगे, F लिखेंगे, क्योंकि इसमें सारा भिन्न भिन्न अक्षर है। तो दोनों को हम यदि मिलाएंगे तो देखिए F मिल रहा है, O मिल रहा है, L मिल रहा है और W भी मिल रहा है। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A इक्वल टू B, यानी कि a और b समान समुच्चय है। उसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में भी चेक करना है कि इनमें से इन जो युग्म अभी हम लोग को लिखे हुए हैं इनमें से कौन कौन समान समुच्चय में है, कौन कौन से युग्म समान है। तो यहाँ पर देखिए a 2, 4, 8, 12 है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि 2, 4, 8, 12 वाला कोई है, तो इसमें 2, 4, 8, 12 वाला कोई भी समुच्चय नहीं है। तो a के बराबर इसमें कोई भी युग्म बराबर नहीं है। ठीक है। b 1, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, 4 मिल रहा है, यानी कि b d के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि b इक्वल टू d। ठीक है। फिर उसके बाद c 4, 8, 12, 14, तो 4, 8, 12, 14 वाला भी कोई नहीं है, तो c भी किसी के बराबर नहीं है। चलिए b भी हो ही गया। e में देखिए -1, 1, तो
माइनस एक यहाँ पर मिल रहा है, तो ई जी के बराबर है, ई जी के बराबर है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए एफ एच के बराबर नहीं होगा क्योंकि 0 ए है और इसमें 0 1 है, तो यहाँ पर दो ही युग्म हमको बराबर मिल रहा है, बी और डी, ई और जी। यही अपना आंसर होगा। ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे उपसमुच्चय। तो एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने के लिए जो हम लोग को परिभाषाएं दी गई है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है उसमें का उपसमुच्चय यानी सबसेट्स। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, देखिए परिभाषा में लिखा गया है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, कोई यदि दो समुच्चय दिया गया हो तो पहले समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और ए बी का उपसमुच्चय है तो इसे ए सबसेट बी, ध्यान दीजिएगा ऐसे चिन्ह देंगे हम लोग और इसे पढ़ेंगे ए सबसेट बी। यदि हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय है बी का, ध्यान दीजिएगा द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात ए सबसेट बी यदि है तो यदि ए अवयव ए का है, समुच्चय ए का है तो वही अवयव समुच्चय बी का भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर हम लिखे हैं 1 2 3 और बी बराबर हम लिखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी कि 1 ए में है तो 1 बी में भी है, 2 ए में है 2 बी में भी है, 3 ए में है 3 बी में भी है। उससे अधिक 4 5 यानी कि 2 अंक बी में अधिक है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उपसमुच्चय देखने के लिए बस हमको केवल यही देखना है कि इन दोनों में से किसका अवयव किस में है, वो हम लोग को देख लेना है। जैसे 1 2 3 इसमें और इसमें दोनों में है तो हम लोग कहेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए तो हम लोग कहेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, अवयव बी में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ए सबसेट बी, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आ गया कि बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं, तो बी में 3 ही अवयव ए में दिखाई दे रहा है, 4 5 ए में नहीं है तो बी उपसमुच्चय नहीं होगा ए का, ये ध्यान रखिएगा। तो ए केवल ए बी का उपसमुच्चय होगा लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा क्योंकि बी का सारा अवयव ए में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यदि ए का एक प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है तो उसे हम लोग लिख देंगे ए सबसेट बी। ये तो हो गया उपसमुच्चय का परिभाषा। इस पर नोट्स हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट ए हो, ध्यान दीजिएगा, यदि ए का कुल अवयव बी में हो, बी का कुल अवयव ए में हो तो ए बराबर बी हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ए बराबर देखिए हम लिख रहे हैं ए बी सी और बी बराबर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर बी सी ए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव यानी कि ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, सी भी इसमें है और बी का भी प्रत्येक अवयव इसमें है। मिलाइए बी इसमें है, सी भी है और ए भी है, यानी कि ए और बी दोनों जो अवयव है ये दोनों का अवयव सेम टू सेम है, यानी तथ्यतः बराबर है। जो हम लोग इक्वल समीकरण पढ़े हुए थे उसके हिसाब से हम लोग तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बराबर बी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उपसमुच्चय का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का और तब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए ए इक्वल टू बी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो उस स्थिति में हमको मिलेगा कि ए और बी समान समुच्चय होगा और हम लोग जानते भी हैं, पीछे पढ़े हुए हैं इस चीज को। दूसरा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उदाहरण देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए बराबर हम लिखे हैं 1 2 3, यदि इसी समुच्चय को हम फिर लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3, मान लेते हैं कि ये भी समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा, तो ए का प्रत्येक अवयव इस ए में है, यानी कोई भी समुच्चय का अवयव स्वयं में तो जरूर होगा,
यदि ये खाली है तो ये भी खाली होगा, इसमें अंक है तो इसमें भी अंक होगा, इसमें जितना रहेगा उतना इसमें भी रहेगा। तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए उप समुच्चय है ए का। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा, सी का उप समुच्चय होगा, भले उसमें कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होगा, ये ध्यान रखना है। जब हम लोग उप समुच्चय लिखेंगे उस समय और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, हाँ होता है। कैसे देख लीजिए, फाई बराबर क्या होता है, खाली कोष्ठक। फाई बराबर खाली कोष्ठक होता है, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इसमें अवयव है, तो कैसे उप समुच्चय होगा ये? तो हम लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चय में होता है, इसमें भी है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें हम लोग अंक लिखे हुए हैं। यदि यही अंक हम हटा दें तो ये भी खाली हो जाएगा, यानी कि यदि इस ए में कोई भी अंक न हो तो ये भी खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा इसका मतलब कि ये भी फाई हो जाएगा, और जब ये फाई हो जाएगा तो इसका उप समुच्चय होगा। उस स्थिति में हम लोग मानते हैं कि किसी भी समुच्चय में भले कोई भी अवयव लिखा गया हो उसमें फाई भी रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए फाई उप समुच्चय है ए का। ध्यान रखिएगा, रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इसमें कोई अवयव है ही नहीं तो इसमें क्या लिखना है? इसका मतलब क्या हुआ? रिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए में है, तो इसमें कुछ अवयव है ही नहीं तो इसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि फाई उप समुच्चय है ए का। चलिए चौथा पॉइंट, यदि ए सबसेट बी है और ए नॉट इक्वल टू बी है तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है, और बी जो है वो ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर हम एक उदाहरण दिए हैं 1 2 3 और 1 2 3 4, इसी उदाहरण का हम यहाँ पर जिक्र करते रहे हैं फिर से। तो ए बराबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3 और बी बराबर ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए सबसेट बी तो है ए सबसेट बी है, लेकिन ए इक्वल टू बी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए में 4 नहीं है और बी में 4 है, तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा। इस स्थिति में जब ऐसी स्थिति होगा तो हम लोग कहेंगे कि ए जो होगा वो बी का उचित उप समुच्चय होगा। इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे ए बी का उचित उप समुच्चय है, उचित उप समुच्चय है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, और बी जो है वो ए का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अधि उप समुच्चय है। ये एक एक चीज हम लोग बारीकी से पढ़ते चलेंगे तो आगे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए सारा चीज हम लिख दे रहे हैं इसमें। बी जो होगा वो ए का अधिसमुच्चय होगा कब? जब ए नॉट इक्वल टू बी होगा तब। उसमें भी ए सबसेट बी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि इसमें ए नॉट इक्वल टू बी तो इसमें हम लोग लिख देंगे 6 7 8 9 10 और बी बराबर 1 2 3 4 तो भी ये मिल जाएगा, लेकिन हमको ये भी चाहिए, यानी कि ये और ये दोनों रहेगा तब हम लोग ए बी का उचित उप समुच्चय होगा और बी ए का अधिसमुच्चय होगा, ये ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट है हमारा कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो इसे ए सबसेट भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ए बराबर है ए बी सी और बी बराबर हम लोग लिखेंगे सी डी ई एफ। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका ए इसमें नहीं है, इसका बी इसमें नहीं है, सी केवल मिल रहा है, एक अवयव केवल मिल रहा है। तो एक अवयव को मिलने से उप समुच्चय नहीं हो जाता है, तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि इसलिए ए जो है वो उप समुच्चय नहीं है बी का, तथा बी भी जो है वो उप समुच्चय नहीं है ए का। तो हम लोग ऐसे काट देते हैं इसको, ठीक है। उप समुच्चय लिख करके उसे काट देंगे, नट सबसेट बोलेंगे उसको। उसके बाद है एकल समुच्चय, यानी कि वन एलिमेंट सेट्स, यानी कि वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम लोग एकल अवयवी समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ए बराबर, हमको यहाँ पर लिख दे रहे हैं केवल 2, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये एकल अवयवी समुच्चय हो जाएगा। तो हम लोग इसे कहेंगे कि ए जो है वो एकल अवयवी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक एकल अवयवी समुच्चय है, चाहे एकल समुच्चय है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पढ़ना है हम लोग को, और एक एक चीज हम लोग को ध्यान से पढ़ते चलना है ताकि एक्सरसाइज में हमको बनाएं तो उस समय हमको कोई दिक्कत ना हो।
चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय, यानी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें, यदि हम लोग जानते हैं कि n बराबर हम लोग ये समुच्चय मिलता है, z पूर्णांकों का समुच्चय है तो पूर्णांक का समुच्चय हम लोग लिखे हैं, q परिमेय संख्या है तो उसका परिभाषा हम लिख दिए हैं such that x equal to p by q, जहाँ p और q दोनों होता है वो इसी का अवयव होता है z का, तथा q नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 को छोड़ करके। t जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसका भी हम यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में x such that x एलिमेंट ऑफ r और x नॉट एलिमेंट ऑफ q, यानी कि जो x है वो q यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस क्यू, r का मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या और q का मतलब परिमेय संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या से परिमेय संख्या को हम लोग हटा देंगे यानी घटा देंगे तो हमको केवल और केवल अपरिमेय संख्या बचती है। तो इस सूत्र को भी याद रखिएगा आप लोग कि अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है r माइनस क्यू, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय माइनस परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जो है वो इसमें भी मिलेगा। देखिए 1 2 3 आगे बढ़ेंगे तो 4 5, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलेगा, इसलिए n उप समुच्चय होगा z का, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। ठीक है, और z जो है वो q में मिलेगा, इसमें सारा अवयव प्राप्त होगा, क्योंकि जितना z है वो सारे परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसके नीचे बटा 1 छुपा हुआ होता है, तो सारे z जो है वो परिमेय संख्या है, इसलिए z भी q का उप समुच्चय होगा, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद q जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, q जो है वो परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ पर q सबसेट ऑफ r लिख दिया हम लोग। वास्तविक संख्या में तो सारी संख्याएं आ जाएगी, तो सारी संख्या में q तो होगा ही, इसलिए q उपसमुच्चय r होगा। ध्यान दीजिएगा, t उपसमुच्चय r होगा, यानी कि t का मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का एक भाग होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या होगा जो समुच्चय r में मिलेगा, इसलिए समुच्चय t जो है वो सबसेट हो जाएगा r का। लेकिन n जो होगा ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय जो n होगा इसका उप समुच्चय नहीं होगा, ये हम लोग देख चुके हैं और इसको हम लोग अच्छी तरह से बैठा लेंगे दिमाग में, ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई दिक्कत न हो। अब देखिए इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी अंतराल को हम लोग कैसे लिखते हैं। अंतराल का मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल एज सबसेट ऑफ r। यहाँ पर पहला होता है खुला, खुला का हिंदी और एक नेम होता है विपरीत, यहाँ पर लिखे हैं खुला या विपरीत अंतराल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि a और b एलिमेंट ऑफ r है तथा a लेस देन b है, यानी कि a b से छोटा है, तो उस स्थिति में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमको ऐसे लिखेंगे x such that a एलिमेंट a लेस देन x लेस देन b। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में लेस देन रहेगा। यदि लेस देन केवल रहेगा तो उसे हम लोग खुला कहेंगे, इसके साथ इक्वल टू लग जाएगा तो उसे हम लोग बंद कहेंगे, ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पर खुला अंतराल लिखे हैं, इसलिए इसमें भी और इसमें दोनों में से किसी भी बराबर का चिन्ह इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा है, तो इस स्थिति में इस पूरे समुच्चय को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जब जिधर खुला रहेगा उधर छोटा कोष्ठक देंगे और इधर भी खुला है तो इधर भी छोटा कोष्ठक है। देख लीजिए दोनों में छोटा कोष्ठक है, इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, तो ओपन के लिए हम लोग छोटे कोष्ठक यानी कि स्मॉल कोष्ठक का हम लोग प्रयोग करेंगे। और इसको यदि हम लोग इस रूप में बड़ा कोष्ठक के रूप में लिखना चाहेंगे तो बड़ा कोष्ठक उल्टा करके लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर वाला छोटा कोष्ठक की जगह पर बड़ा कोष्ठक को उल्टा कर देंगे, इधर भी बड़ा कोष्ठक को उल्टा कर देंगे और उसके बीच में a भी लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस अंतराल में a और b को छोड़ दिया जाता है, इसके बीच के सारे अवयव लिया जाता है। ओपन इंटरवल में a और b के बीच के सारे अवयव को लिए जाते हैं। इस अंतराल में a को छोड़कर a और b को छोड़कर, यहाँ पर b होगा, a और b को छोड़कर उनके बीच के सभी अवयव होते हैं, यानी कि केवल a और b नहीं लिखा जाएगा, बाकी इसके बीच के सारे अवयव हम लोग समुच्चय में लिख सकते हैं। इसके बराबर यदि समुच्चय लिखना होगा तो हम लोग लिख लेंगे, आगे उदाहरण दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद संख्या रेखा पर इसका निरूपण कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा पर इसका निरूपण कैसे होता है, तो जहां हम लोग a दर्शाएंगे उसको हम लोग वृत्त बना लेंगे और यहाँ भी हम लोग b वाला भी वृत्त हो जाएगा। तो जिसको छोड़ना है वो खाली रहेगा, a को छोड़ना है ये खाली रहेगा, b को छोड़ना है खाली रहेगा, इन दोनों के बीच के अवयव को लेना है। तो बीच वाली लाइन को हम लोग गाढ़ा कर देंगे, ताकि हमको ये जो होता है
इसी के बीच का अवयव सारे हमको मिलता है। तो संख्या रेखा पर निरूपण इसका इसी प्रकार होता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण यहाँ इसी रूप में हम लिखते हैं, देख लीजिए x such that 5 less than x less than 10। यहाँ पर यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इसको हम इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो छोटा कोष्ठक में 5 10 हो जाएगा, या इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो अब इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 और 10 को छोड़ देंगे, 20 का क्या कौन मिल रहा है, 6 7 8 9। लेकिन हम यहाँ पर केवल लिखे हैं पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, केवल हम पूर्णांक लिखे हैं। यदि इसमें सारी संख्या को लिखने को बोलेगा तो 5 और 10 के बीच अनगिनत संख्याएं हैं जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल हम पूर्ण संख्या लिख करके दिखा रहे हैं कि 5 और 10 को हम लोग नहीं लिखेंगे इसके समुच्चय में, उसको छोड़ करके बाकी सबको लिख देंगे, यानी कि बीच वाला को, इसके बाहर वाला को नहीं, 5 से पहले वाला भी नहीं लिखेंगे, 10 के बाद वाला भी नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, जब ये अंतराल बन गया तो अंतराल ये लिमिट हो गया कि 5 से 10 के बीच में है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 5 और 10 के बीच में होगा। तो बीच वाला सारे में पूर्णांक अंक लिख दिए हैं। यदि इनके बीच के परिमेय संख्या लिखनी होगी तो बहुत सारी परिमेय संख्या है, अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको पूर्ण संख्या पर समझा रहे हैं। ठीक है, खुला और बंद अंतराल, खुला का मतलब विपरीत, बंद का मतलब सममित होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है कि देखिए, खुला पहले लिखे हैं, बंद बाद में, तो इधर देखिए खुला है और बंद के लिए हम लोग इक्वल टू का के साथ इक्वल टू का चिन्ह लगा दिए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे देखिए, इधर खुला है तो छोटा कोष्ठक, इधर बंद है उधर बड़ा कोष्ठक लगाते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा इंटरवल को, ये लिखने का ये तरीका होता है। अब इसको इस रूप में भी कर सकते हैं, ये छोटा कोष्ठक को उल्टा बड़ा कोष्ठक कर देंगे ए बी, और ये बड़ा कोष्ठक कभी उल्टेगा नहीं, वो वही उसी का रहेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें ए को छोड़कर देखिए, जिधर छोटा कोष्ठक है उधर वाला अंक हम लोग छोड़ देंगे, ए को छोड़कर ए और बी के बीच के सभी अवयव तथा बी भी लिखा जाता है। ए और बी के बीच के अवयव भी लिखा जाएगा और बी भी लिखा जाएगा, लेकिन ए को नहीं लिखा जाएगा। संख्या रेखा पर इसका कैसा निरूपण होता है, तो देखिए इधर खुला है, ए की तरफ खाली छोड़ देंगे, बी की तरफ बंद है, तो बी को हम भर देंगे, यहाँ पर बी को भर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बी को भरने का मतलब, यहाँ पर भरने का मतलब ये हो गया कि बी को भी लेना है उसमें, और इन दोनों के बीच का भी, तो बीच वाला भी हम लोग लाइन गाढ़ी कर देंगे, यानी कि इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे, रख देंगे। ये इसका संख्या रेखा का निरूपण हो गया। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमको दिया है x such that 5 less than x less than 11, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं इस रूप में, यदि लिखना होगा तो 5 और इधर 11 की तरफ देखिए बंद है, 11 की तरफ लेस देन के साथ इक्वल टू है, तो इधर बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे मधुला कोष्ठक में, तो हम 5 को छोड़ देंगे, 6 7 8 9 10 और 11, ये इतना अंक मिलेगा हमको, यानी उसमें 11 भी हम लोग लिखेंगे। देख लीजिए ये 11 हम लिखे हैं, लेकिन 5 को नहीं लिखे हैं, जिधर छोटा कोष्ठक होगा उधर वाला अंक छोड़ देना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। चलिए अगला, बंद खुला अंतराल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को हम लोग देखिए उसी रूप में लिखे हैं, x such that a एलिमेंट a less than equal to x, इधर बंद है इधर खुला है, देखिए पहले बंद लिखे हैं तो पहले बंद है, उसके बाद खुला तो खुला है, तो इसको बंद की तरफ बड़ा कोष्ठक और खुला की तरफ छोटा कोष्ठक लगाए हैं, देख लीजिए। तो इसमें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर वाला कोष्ठक उसी तरह रहेगा बड़ा कोष्ठक, और छोटा कोष्ठक को हम लोग उल्टा करके बड़ा कोष्ठक के रूप में यदि लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें a तथा b के सभी अवयव होते हैं, a और b के बीच के, इसमें a भी लिखा जाएगा और इन दोनों के बीच के सभी अवयव लिखा जाएगा, लेकिन b को नहीं लिखा जाएगा, लिखा गया है लेकिन b नहीं होता है। इसका संख्या रेखा पर निरूपण देख लीजिए, a की तरफ ये बंद है, लेस देन के साथ इक्वल टू a की तरफ बंद है, तो a को रख देंगे, और b की तरफ खुला है तो b को खाली छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा, b की तरफ खुला है तो ये खाली रहेगा, और इन दोनों के बीच का भी ये लाइन जो है वो गाढ़ा कर देंगे हम लोग, ताकि ये समझ में आए कि हम लोग क्या लिखे हैं। ठीक है, ऐसे इसका निरूपण होता है। इसका उदाहरण एक देख लीजिए, उसी रूप में हम लिखते हैं x such that 2 less than x less than 5, तो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, इधर एक बंद है, बंद खुला अंतराल है, इधर बंद कर देते हैं,
तो 2 और 5 लिखेंगे। 5 की तरफ खुला है तो छोटा कोष्ठक दे देंगे। फिर इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे, 5 को छोड़ देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंटरवल महत्वपूर्ण चीज होता है, इसकी जानकारी हमको आवश्यक होती है, इसलिए ध्यान रखना है। बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल, जिसका केवल एक ही नाम है। क्लोज्ड का मतलब दोनों ओर से क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देखिए क्या लिखा है, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। इसमें बड़ा कोष्ठक में दोनों को भर दिया जाएगा। इसको लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, केवल और केवल एक ही तरीका होता है। इसमें a और b भी लिया जाता है तथा उनके बीच के भी अवयव लिए जाते हैं। a तथा b और उनके बीच के सभी अवयव होते हैं। संख्या रेखा पर इसका निरूपण जब हम लोग करेंगे तो दोनों को भर देंगे, क्योंकि इधर भी बंद है इधर भी बंद है, तो जिधर बंद रहेगा उधर को हम लोग रंग देंगे ऐसे, और b को भी हम लोग रंग देंगे, और इसके बीच वाले भाग को भी हम लोग रंगेंगे, यानी कि मोटा कर देंगे लाइन को, ताकि हमको लगे कि ये वाले भी संख्या हमको लिखनी है, यानी कि a भी लिखना है, b भी लिखना है, और उसके बीच के सारे अवयव भी हमको लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं x such that 2 less than x less than 5। इसको दोनों को इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि दोनों क्लोज्ड है, इक्वल टू में हम लिख देंगे यहाँ पर 2 5, और यहाँ पर इसको यदि हमको लिखना होगा समुच्चय के रूप में तो 2 3 4 5 सबको लिख देंगे, यानी कि 2 और 5 देखिए 2 और 5 भी है, और उन दोनों के बीच का भी अवयव इसमें दिखाया गया है। ऐसे अंतराल हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में इतना ही। अब इसमें जो छूटा हुआ है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।